आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाला टॉपिक अनुज्ञप्ति अर्थात लाइसेंस नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अनुज्ञप्ति की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न ये बनता है, क्या अनुज्ञप्ति अंतरणीय होती है? इसे समझाइए। अगला प्रश्न ये बनता है, अनुज्ञप्ति के प्रतिसहरण के बारे में बताइए एवं अनुज्ञप्ति कब निरस्त मानी जाएगी। तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। धारा 52 से 62 अनुज्ञप्ति अर्थात लाइसेंस। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 52 से 62 तक में अनुज्ञप्ति से संबंधित विधि दी गई है। जिसके मुख्य अंगों को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है अनुज्ञप्ति की परिभाषा, जिसे धारा 52 में बताया गया है। धारा 52 में कहा गया है कि नंबर 1, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की निश्चित संख्या को नंबर 2 अपनी किसी अचल में या अचल संपत्ति में कुछ करने या करते रहने का अधिकार देता है, जो कार्य इस अधिकार की अनुपस्थिति में अवैध होता है तथा ऐसा अधिकार उस संपत्ति में किसी हित के बराबर नहीं हो जाता, यह अधिकार अनुज्ञप्ति कहलाता है। जो व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्रदान करता है उसको अनुज्ञप्ति दाता कहा जाता है और जिसे ऐसा अधिकार प्रदान किया जाता है वह अनुज्ञप्तिधारी कहा जाता है। नंबर 2 पे आता है अनुज्ञप्ति की आवश्यक शर्तें। अनुज्ञप्ति की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होती हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत अधिकार। अनुज्ञप्ति एक प्रकार का व्यक्तिगत अधिकार है। इससे अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्तिदाता की अचल संपत्ति में किसी प्रकार का हित नहीं मिल जाता। नंबर 2, स्वामी या कब्जाधारी होना आवश्यक नहीं। अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास उसी अचल संपत्ति से जुड़ी हुई कोई अचल संपत्ति हो या उसके कब्जे में हो। नंबर 3, कुछ करने की स्वतंत्रता। अनुज्ञप्ति में अनुज्ञप्तिदाता अनुज्ञप्तिधारी को अपनी अचल संपत्ति में कुछ करने या कुछ करते रहने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि अनुज्ञप्ति एक सकारात्मक अधिकार है। नंबर 4 पे आता है अन्यथा उपभोग अवैध। अनुज्ञप्ति के दौरान जिस कार्य को करने की आज्ञा दी जाती है, यदि उसे न दिया जाए तो वह कार्य अवैध हो जाएगा। इसमें नोट दिया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अचल संपत्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपभोग कर सकता है और ऐसा उपभोग वैध होता है। नंबर 1, पट्टा। नंबर 2, सुखाधिकार। नंबर 3, अनुज्ञप्ति। नंबर 5 पे आता है इच्छा पर समाप्त। सामान्यतः अनुज्ञप्तिदाता की इच्छा पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, किंतु धारा 62 को छोड़कर। नंबर 6 पे आता है अंतरणीय नहीं। चूंकि अनुज्ञप्ति एक व्यक्तिगत अधिकार है, इसलिए यह अंतरणीय नहीं है। नंबर 7 पे आता है दाय योग्य नहीं। अनुज्ञप्ति दाय योग्य नहीं होती है, अर्थात अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है तो यह उनके उत्तराधिकारियों में जाकर निहित नहीं होती। अगला पॉइंट आता है अनुज्ञप्ति की अंतरणीयता। इसे धारा 56 में बताया गया है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 56 को छोड़कर सामान्यतः अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं होती है। इसका कारण यह है कि अनुज्ञप्ति एक व्यक्तिगत अधिकार है। धारा 56 की परिस्थितियां निम्नलिखित हैं जिसमें कि अनुज्ञप्ति को अंतरित किया जा सकता है। नंबर 1, करार। यदि अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी दोनों ने अनुज्ञप्ति को अंतरित करने का करार कर लिया है तो ऐसे में अनुज्ञप्ति का अंतरण वैध माना जाता है। नंबर 2 पे आता है सहायता। यदि अनुज्ञप्ति जिस प्रकार की है कि बिना अन्य व्यक्तियों की सहायता के उसका उपभोग नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में भी इसका अंतरण हो सकता है और ऐसा अंतरण वैध होता है। नंबर 3 पे आता है सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल। अनुज्ञप्ति के अंतरण की जो तीसरी परिस्थिति है वह सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों पर मिलने वाली टिकट आदि की है। इसका अपवाद है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि ऐसे टिकट पर अहस्तांतरणीय लिखा हुआ है तो इसका अंतरण नहीं हो सकता है। नंबर 4 पे आता है अनुदान युक्त अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, सामान्य अनुज्ञप्ति। नंबर 2, अनुदान युक्त अनुज्ञप्ति। जब अनुज्ञप्ति अनुदान युक्त होती है तो उसका अंतरण हो सकता है, अर्थात उसका अंतरण वैध होता है।
जैसे ए बी को उसकी इच्छा के अनुसार ए के खेत में चलने का अधिकार अनुदत्त करता है। यह अधिकार बी की किसी स्थावर संपत्ति से अनुदत्त नहीं है। यह अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। अगला उदाहरण है, सरकार बी को सरकारी भूमि पर अस्थायी अनाज घर बनाने और प्रयुक्त करने के लिए अनुदत्त कर देती है। तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में बी के सेवक अनाज घर बनाने के लिए भूमि पर प्रवेश कर सकेंगे, उसे बना सकेंगे, उसमें अनाज जमा कर सकेंगे और वहां से अनाज निकाल सकेंगे और उनका यह कृत्य वैध होगा। अगला पॉइंट आता है धारा 60 से 62 अनुज्ञप्ति का प्रतिसहरण। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 60, 61 और 62 में अनुज्ञप्ति के प्रतिसहरण से संबंधित विधि दी गई है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, सामान्यतः कभी भी प्रतिसहरणीय है। इसे धारा 60 में बताया गया है। सामान्यतः अनुज्ञप्तियों को अनुज्ञप्तिदाता द्वारा किसी भी समय प्रतिसहरण किया जा सकता है, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने इसके लिए कुछ प्रतिफल ही क्यों न दिया हो। तात्पर्य यह है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्तिदाता को प्रतिफल दे देने से उसका प्रतिसहरण का अधिकार प्रभावित नहीं होता। नंबर 2 पे आता है किंतु कुछ परिस्थितियों में अप्रतिसहरणीय है। किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें अनुज्ञप्ति कभी भी प्रतिसहरणीय नहीं होती है, बल्कि इन परिस्थितियों में अनुज्ञप्ति को तभी वापस लिया जा सकता है जब उसकी अवधि एवं उद्देश्य पूरा हो जाए। अर्थात सामान्यतः इन परिस्थितियों में अनुज्ञप्ति अप्रतिसहरणीय होती है। ये परिस्थितियां धारा 60 में दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुदान युक्त अनुज्ञप्ति। अनुदान 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सामान्य अनुज्ञप्ति। नंबर 2, अनुदान युक्त अनुज्ञप्ति। जब अनुज्ञप्ति अनुदान युक्त होती है तो उसको किसी भी समय प्रतिसहरण नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको तभी प्रतिसहरण किया जा सकता है जब उसका अवधि पूरी हो जाए। इसमें विवाद आया था मगन लाल पुरुषोत्तम दास समनवाला बनाम चमन लालधया भाई मोदी। इस वाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुदान युक्त अनुज्ञप्तियां तभी प्रतिसहरण की जा सकती हैं जब उनका समय पूरा हो जाए, उससे पहले नहीं। नंबर 2 पे आता है स्थायी निर्माण। यदि अनुज्ञप्तिधारी ने उस भूमि पर कोई स्थायी कार्य कर लिया है तो ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्ति किसी भी समय प्रतिसहरण की जा सकती है, बल्कि उसका प्रतिसहरण तब हो सकता है जब उसकी अवधि पूरी हो जाए। इसमें अगला वाद आया था दीपचंद बनाम श्रीमती कस्तूरी देवी। इस वाद में पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि अनुज्ञप्तिधारी ने कोई स्थायी निर्माण कर लिया है तो उसकी अनुज्ञप्ति तभी प्रतिसहरण की जा सकती है जब समय पूरा हो जाए। इसमें नोट दिया गया, वो देख लेते हैं। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि धारा 60 के उपरोक्त प्रावधान उन अनुज्ञप्तियों पर लागू नहीं होते जो मासानुमासी होती हैं। नंबर 3 पे आता है प्रतिसहरण के तरीके। इसे धारा 61 में बताया गया है। धारा 61 के अनुसार अनुज्ञप्तियों का प्रतिसहरण निम्नलिखित 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, अभिव्यक्त प्रतिसहरण। जब अनुज्ञप्ति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को मौखिक या लिखित रूप से उस कार्य को करने के लिए मना करता है तो उसे अभिव्यक्त प्रतिसहरण कहा जाता है। अगला है विवक्षित प्रतिसहरण। जब अनुज्ञप्तिदाता ऐसा कोई आचरण करता है कि अनुज्ञप्तिधारी उस कार्य को न कर पाए तो उसे विवक्षित प्रतिसहरण कहा जाता है। जैसे एक खेत का स्वामी ए बी को खेत के आर पार रास्ते का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करता है। ए अनुज्ञप्ति को प्रतिसहरण करने के आशय से रास्ते के पार द्वारा पर ताला लगा देता है। अनुज्ञप्ति प्रतिसहित हो जाती है। अगला उदाहरण है एक खेत का स्वामी ए बी को खेत पर सूखी घास का ढेर लगाने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करता है। ए उस खेत को सी को किराए पर दे देता है या बेच देता है। अनुज्ञप्ति प्रतिसहित हो जाती है। अगला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति कब निरस्त मानी जाएगी। इसे धारा 62 में बताया गया है। सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 62 में कुछ ऐसी परिस्थिति दी गई हैं जिनमें से किसी एक परिस्थिति के घटित होने पर यह मान लिया जाता है कि अनुज्ञप्ति का प्रतिसहरण हो गया।
इसलिए यह कहा जाता है कि धारा 62 में डीम्ड रिवोकेशन दिया गया है। ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे दिया गया है मृत्यु अर्थात डेथ। यदि अनुज्ञप्ति दाता या अनुज्ञप्तिधारी या दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में अनुज्ञप्ति समाप्त मान ली जाती है। नंबर 2 पे आता है समय की समाप्ति। जितने समय के लिए अनुज्ञप्ति दी गई थी उस समय के समाप्त होते ही अनुज्ञप्ति भी समाप्त हो जाती है। इसमें विवाद आया था DS मनियार बनाम वामन जी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुज्ञप्ति का समय समाप्त होते ही अनुज्ञप्ति भी समाप्त हो जाती है और ऐसे में अनुज्ञप्तिधारी को उस कार्य को करने का अधिकार नहीं रह जाता है। नंबर 3 पे दे रखा है स्थायी परिवर्तन। यदि जिस भूमि पर अनुज्ञप्ति दी गई है उसमें महान शक्ति द्वारा स्थायी परिवर्तन कर दिया गया है तो वहां पर भी अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाती है, जैसे देवीय शक्ति, सरकारी आदेश आदि। संपत्ति में स्थायी परिवर्तन कर दिया जाए तो अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी। नंबर 4 पे आता है समर्पण। यदि अनुज्ञप्तिदाता को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति का समर्पण कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में भी अनुज्ञप्ति का प्रतिसरण हो जाता है। नंबर 5 पे दे रखा है निर्मुक्ति। यदि अनुज्ञप्तिदाता उस संपत्ति को अनुज्ञप्तिधारी को ही बेच दे या दान कर दे या विनिमय कर दे तो ऐसे में अनुज्ञप्तिधारी उसका स्वामी हो जाएगा और स्वामी होते ही अनुज्ञप्ति अपने आप समाप्त मान ली जाएगी। नंबर 6 पे आता है उपभोग नहीं। यदि लगातार 20 वर्षों तक अनुज्ञप्तिधारी उस अनुज्ञप्ति का उपभोग नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भी अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी बशर्ते कोई प्रतिकूल संवेदन न हुई हो। नंबर 7 पे आता है हित का अंतरण। यदि उस भूमि पर से अनुज्ञप्तिदाता का हित समाप्त हो जाता है तो ऐसे में अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाती है। नंबर 8 पे आता है यदि देवीय आपदा से वह संपत्ति नष्ट हो जाती है जिसके बारे में अनुज्ञप्ति दी गई थी तो ऐसे में भी मान ली जाती है, भी अनुज्ञप्ति समाप्त मान ली जाती है। नंबर 9 पे आता है पद की समाप्ति। यदि किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति उसके पद की वजह से मिली हुई है तो जैसे ही उसका वह पद समाप्त होगा अनुज्ञप्ति भी समाप्त मान ली जाएगी। नंबर 10 पे आता है उद्देश्यपूर्ण। यदि अनुज्ञप्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी गई है और वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो उसके पूर्ण होने पर अनुज्ञप्ति भी समाप्त हो जाती है। नंबर 11 पे आता है एक विशिष्ट कार्य का पालन नहीं। यदि अनुज्ञप्ति को किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए अनुज्ञप्तिदाता ने अनुमति दी है और वह ऐसा कार्य नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी अनुज्ञप्ति समाप्त मान ली जाएगी। इसमें वाद आया था एसोसिएटेड होटल ऑफ इंडिया बनाम RN कपूर। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जब यह सुनिश्चित करना हो कि कोई व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी है या पट्टेदार है तो दस्तावेज के स्वरूप को देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए बल्कि पक्षकारों का आशय देखा जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।